नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे पोलियोमाइलाइटिस अर्थात पोलियो के बारे में, इसके अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, कारण, प्रकार, लक्षण, विशेषताएं आदि। तो आइए जानते हैं पोलियोमाइलाइटिस क्या होती है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, इसकी अवधारणा और अर्थ यानी कि कॉन्सेप्ट और मीनिंग में पोलियोमाइलाइटिस पोलियो के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है, यानी कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फेकल मौखिक संचरण के माध्यम से फैलता है, अर्थात मौखिक रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। संक्रमित लोग 6 सप्ताह तक बीमारी फैला सकते हैं, अर्थात यदि किसी भी व्यक्ति को पोलियो हुआ है और पोलियो ठीक होने के बाद भी वह 6 सप्ताह तक किसी भी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। रक्त में इसके खिलाफ एंटीबॉडी का पता लगाकर रोग का निदान किया जा सकता है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को पोलियो हो जाती है तो उसके ब्लड में एंटीबॉडी का डोज देकर उसका निदान किया जा सकता है। एक बार संक्रमित होने के बाद कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। पोलियो के टीके से बीमारी को रोका जा सकता है, अर्थात पोलियो होने से पहले ही इसका टीकाकरण हो जाए, जिससे इस बीमारी पर रोकथाम की जा सकती है। पोलियो वैक्सीन के 2 व्यापक प्रकार हैं, निष्क्रिय पोलियो वायरस युक्त इंजेक्ट वैक्सीन और यूटेनुएटेड लाइव वायरस युक्त ओरल वैक्सीन, यानी कि पोलियो की वैक्सीन 2 रूप में दी जाती है, एक निष्क्रिय रूप में, एक ओरल रूप में। अब हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन पोलियोमाइलाइटिस की। तो परिभाषा पोलियोमाइलाइटिस की होती है, पोलियो एक विषाणु जनित अधिकतर बच्चों में होने वाला उग्र स्वरूप का भीषण संक्रामक रोग है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खाने से फैलता है, अर्थात पोलियो अधिकतर बच्चों में और बहुत तेज़ी से फैलने वाला संक्रामक रोग है, और यह एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से खाने में फैलता है जो मेरुरज्ज के अपभ्रंश तथा उसके अंदर स्थित धूसर वस्तु में अपभ्रंशन हो जाता है। तो यह थी हमारी परिभाषा पोलियोमाइलाइटिस की। अब हम लोग पढ़ेंगे पोलियोमाइलाइटिस के कॉजेस अर्थात कारण। तो इसमें सबसे पहले बताया है कि पोलियो जीनस एंट्रोवायरस के एक सदस्य के संक्रमण के कारण होता है, जिसे पोलियो वायरस अर्थात पीवी कहा जाता है। पीवी यानी कि पोलियो वायरस गले और आंतों को संक्रमित करता है, जिससे फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तब यह आपके मस्तिष्क और रीढ़ में फैल सकता है, जिससे पक्षाघात हो जाता है। पोलियो किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा खांसने या छींकने पर संपर्क में आने से हो सकता है, अर्थात संक्रमित रोग है, संक्रमण से ही फैलता है। दूषित पानी पीना तथा दूषित पानी में तैयार किए गए खाद्य पदार्थों का सेवन भी पोलियो का कारण हो सकता है। दूषित पानी में तैरना, जब डायरिया से पीड़ित व्यक्ति इसमें तैरा हुआ हो, अर्थात जब किसी पानी में डायरिया से पीड़ित व्यक्ति तैरा हुआ हो और यदि उसमें कोई स्वस्थ व्यक्ति तैरता है तो उसके भी पोलियो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तथा हमारा अगला कारण है दूषित सतहों को छूना एवं संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। तो यह हमारे कारण होते हैं यदि किसी व्यक्ति को पोलियो होता है उसके। और सबसे प्रमुख कारण इसमें संक्रमण ही होता है, क्योंकि हर एक बिंदु में हमें संक्रमण के बारे में समझाया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे पोलियोमाइलाइटिस का प्रिवेंशन अर्थात रोकथाम या उपचार, जिसमें हमें सबसे पहले बिंदु में बताया गया है कि शिशुओं को पोलियो की वैक्सीन का टीकाकरण निम्न समय सारणी के अनुसार करवाएं। नंबर 1, सबसे पहला पोलियो का टीका हमारा होता है जन्म के समय पर। नंबर 2, हमारा दूसरा पोलियो का टीका होता है 6 सप्ताह पर, तथा तीसरा पोलियो का टीका होता है 10 सप्ताह पर, एवं चौथा होता है 14 सप्ताह पर, और 5वां टीका
होता है 1 या 1.5 साल पर, जो होता है हमारा बूस्टर डोज। तो इस प्रकार हमें, यदि हम पोलियो का टीकाकरण करवाते हैं तो पोलियो का निवारण या रोकथाम की जा सकती है। तथा दूसरे बिंदु में बताया है कि जो बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं उन्हें जन्म के समय ही पोलियो की दवा दी जाती है, लेकिन जो बच्चे गांव घर में पैदा होते हैं उन्हें जन्म के 6 सप्ताह तक तीनों खुराक मिल जानी चाहिए। जितना ज़्यादा संभव हो समुदाय के उतने ही ज़्यादा बच्चों को टीका लगवाएं। यह पोलियो की सक्रिय वैक्सीन बच्चों को मुंह में दी जाती है तथा टीकाकरण की समय सारणी पूरी करें। पोलियो वैक्सीन की 1 या 2 खुराकें दिलाने से बच्चा सुरक्षित नहीं हो पाता है। अर्थात बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 1 या 2 बार पोलियो का टीकाकरण करवा लिया और सोचते हैं अब काम हो जाएगा, तो उस स्थिति में यह स्थिति खतरे की संभावना भी पैदा करती है। तो हमें पोलियो के हर एक टीकाकरण को निश्चित समय पर करवाना चाहिए तथा सक्रिय पोलियो वैक्सीन का उपयोग से पहले जमा होना चाहिए। टीकाकरण की बेहतरी एवं वैक्सीन के ठंडे ढंग से रख रखाव के लिए समुदाय का योगदान प्राप्त करें। बच्चे को उस समय पोलियो वैक्सीन दें जब वह बुखार, जुखाम या दस्त से पीड़ित ना हो। अर्थात बच्चे को जब किसी भी प्रकार की समस्या ना हो उस समय हमें पोलियो का टीकाकरण करवाना चाहिए तथा पोलियो की खुराक उस समय ना दें जब महामारी जोर पर ना हो। पोलियो के प्रकार, जिसमें बताया है कि पोलियो संक्रमण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सब क्लिनिकल यानी कि उपनैदानिक, जिसमें बता रहे हैं कि इस प्रकार के पोलियो में किसी भी लक्षण का अनुभव नहीं होता है क्योंकि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित नहीं करता है। पहचाने गए पोलियो के 95% मामले आमतौर पर उपनैदानिक होते हैं। तथा नंबर 2 पर बताया है नॉन पैरालिटिक यानी कि गैर लकवाग्रस्त। इस प्रकार का पोलियो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है लेकिन इसका परिणाम पक्षाघात नहीं होता है। तथा नंबर 3 पर बताया है पैरालिटिक अर्थात लकवाग्रस्त, जिसमें बता रहे हैं कि यह पोलियो का सबसे गंभीर एवं दुर्लभ रूप है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप रोगी को पूर्ण या आंशिक पक्षाघात हो जाता है। लकवाग्रस्त पोलियो भी 3 प्रकार के होते हैं। स्पाइनल पोलियो, जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। नंबर 2 बल्बर पोलियो, यह ब्रेन स्टेम को प्रभावित करता है। बल्बो स्पाइनल पोलियो, यह रीढ़ और मस्तिष्क तंत्र को प्रभावित करता है। 3 यही होते हैं हमारे स्पाइनल पोलियो तथा बल्बर पोलियो एवं बल्बो स्पाइनल पोलियो, जो कि रीढ़ और मस्तिष्क तंत्र को प्रभावित करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पोलियो और डिसेबिलिटी। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें बताया है कि छात्र की समस्याओं के निवारण एवं मानव जीवन की उत्कृष्टता को स्थापित करने हेतु शिक्षण सामग्री की एक अलग प्रस्तुति की आवश्यकता होती है। अर्थात हमारे जो डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं उनकी समस्याओं का निदान एवं जीवन चक्र में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए शिक्षण सामग्री की एक अलग प्रस्तुति की आवश्यकता होती है। कक्षा में पोलियो से ग्रसित बच्चे के शैक्षिक निहितार्थ के लिए आंखों से संपर्क स्थापित कर अर्थात घुटनों पर बैठकर बातचीत करने की कोशिश करना। अर्थात यदि किसी भी व्यक्ति को पोलियो है या वह पोलियो से ग्रसित है तो उसके लेवल में या उसके स्तर में आकर ही हमें उससे बातचीत करनी चाहिए, जिससे हमारा और उसका आंखों का संपर्क स्थापित होता है और बात करने का तरीका जो सही हो पाता है उसके वजह से। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में हमें अगला बिंदु दिया हुआ है कि कक्षा में व्हीलचेयर पर बैठे पोलियो से ग्रसित बच्चे की व्हीलचेयर के सहारे ना खड़े हों और उस व्हीलचेयर को
न पकड़ें। किसी व्हीलचेयर पर बैठे पोलियो के रोगी के कंधे पर थपथपा सकते हैं, परंतु सिर पर नहीं। पोलियो से ग्रसित बच्चों की केन अर्थात छड़ी हमेशा उसकी पहुंच में रहनी चाहिए। पोलियो के रोगी से बात अनुकूलित वातावरण में बैठकर करनी चाहिए। पोलियो के रोगी के शैक्षिक निहितार्थ के लिए गतिशीलता एवं पहुंच इधर उधर जाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण के लिए अनुकूलित कक्षाएं होनी चाहिए पोलियो से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ पोलियो अर्थात पोलियो का प्रबंधन, जिसमें हमें पहला बिंदु दिया हुआ है स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार कर विकलांग लोगों के लिए स्वास्थ्य परिणामों में सुधार किया जा सकता है। अर्थात यदि डिसेबल्ड पर्सन की सर्विसों तक पहुंच में सुधार कर दिया जाए तो उनके स्वास्थ्य भी परिणाम सुधर सकते हैं। और सांस लेने में मदद करने वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर, हड्डी विकृत और मांसपेशी समारोह के नुकसान को रोकने के लिए शारीरिक चिकित्सा व्यायाम, मांसपेशियों के दर्द और ऐंठन को नियंत्रित करने के लिए गर्म नम पैक, रीढ़ और अंगों की अच्छी स्थिति या संरेखण को प्रोत्साहित करने के लिए स्प्लंटस या अन्य उपकरण, दर्द निवारक तथा बिस्तर पर आराम करना आदि पोलियो के प्रबंधन के उपाय हैं। इस प्रकार हम पोलियो का उपाय कर सकते हैं।